कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। लास्ट क्लास में क्या देखे थे कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या, कोई डाटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या। पहला तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, फिर डाटा स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ा कि क्यों हमको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, फिर एक डाटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज क्या है, कहाँ यूज होता है, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब पूरा ओवरऑल डाटा स्ट्रक्चर का हम इंट्रोडक्शन देखे थे। वो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम लोग देखे थे कि फिर डाटा स्ट्रक्चर का अलग अलग टाइप्स क्लासिफिक, फिर कुछ कीवर्ड्स था, सॉरी हाँ कुछ कीवर्ड्स हम लोग देखे थे कि कुछ कुछ की जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने जाते हैं तो कुछ कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स का जाने थे, जैसे डाटा है, ग्रुप आइटम है, रिकॉर्ड है, फाइल, एट्रीब्यूट, एंटिटी है, फील्ड है, ये सब का जाने थे। उसके बाद हम लोग देखे थे फिर कि क्लासिफिकेशन क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वहां ये बताया गया था कि ये प्रिमिटिव था, नॉन प्रिमिटिव था, फिर लीनियर, नॉन लीनियर था, लीनियर के अंदर भी स्टैटिक था, स्टैटिक में एरे आ जाता है, डायनेमिक है, डायनेमिक में आ जाता है लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ। फिर इस सब का हम जस्ट हल्का हल्का इंट्रोडक्शन बोले थे कि ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल, अभी जस्ट जान लेते कि ये सब है क्या। लिंक लिस्ट एक जो डाटा स्ट्रक्चर है, कोई एक स्ट्रक्चर है डाटा को स्टोर करने का, वो क्या है, तो ये था, यहाँ तक हम लोग देखते। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे कि एक डाटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर पे हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं, तो देखो पहला क्या है, ट्रांसवर्सिंग। पहला ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसवर्सिंग का। अब ट्रांसवर्सिंग का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या है, ट्रांसवर्सिंग क्या कहलाता है, तो एवरी डाटा स्ट्रक्चर कंटेन द सेट ऑफ डाटा एलिमेंट। आवाज क्लियर हो रहा है ना तुम लोग को? हेलो, यस यस सर। इशू नहीं ना आ रहा है ये पीछे की आवाज से? नो सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, चलो ठीक है, क्योंकि अगर इशू आ रहा होगा तो हम लोग मीटिंग का समय, अब देखते हैं, अगर कल से अगर हुआ तो हम लोग वही 2 बजे ही रखेंगे। कुछ दिन घर में कुछ काम चल रहा है, कुछ दिन हम लोगों का तो मैं 2 बजे के आसपास का रखेंगे कि उस समय थी लंच करने चले जाएंगे, 1 घंटा का हम लोग पास टाइमिंग रहेगा, तो उस टाइमिंग में हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला है कि पहला ऑपरेशन क्या है, ट्रांसवर्सिंग। अब ट्रांसवर्सिंग क्या है, जब एक किसी पे तो कह रहा है एवरी डाटा स्ट्रक्चर कंटेन द सेट ऑफ डाटा एलिमेंट। प्रत्येक डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, एक सेट ऑफ कोई डाटा एलिमेंट। और डाटा एलिमेंट क्या था, हम कल की क्लास में देखे थे कि कोई भी एक अति का डाटा का जो अलग अलग उसका एट्रीब्यूट्स है उसको हम डाटा एलिमेंट करें। तो यही कह रहा है कि कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है, उस डाटा स्ट्रक्चर चाहे स्टैक हो, चाहे क्यू हो या ग्राफ हो, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है, सब के अंदर क्या है, एक सेट है। एक तो कोई डाटा को लेकर हम नहीं बना रहे, वो अलग अलग डाटा एलिमेंट्स का, जैसे मान लो एक स्टैक ही बना रहे हैं, स्टैक बना रहे हैं, स्टैक मान लो एक स्टूडेंट का स्टैक बना रहे हैं, तो उसके अंदर उसका क्या क्या है, नाम है, आईडी है, मान लो कुछ भी है, उसका रोल नंबर है, तो अलग अलग डाटा एलिमेंट का सेट है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक डाटा एलिमेंट का सेट है। Transversing the data structure means visiting every element of data structure in order to perform some specific operation like searching or sorting. अब किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को ट्रांसवर्स करने का मतलब क्या है कि हम क्या करें, प्रत्येक डाटा स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट को एक बार विजिट करें। किस लिए, तो हमको विजिट करके क्या करना है, हमको कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करवाना है, जैसे सर्चिंग या सॉर्टिंग। ट्रांसवर्सिंग एक डाटा स्ट्रक्चर को ट्रांसवर्स करने का मतलब कहा कि ट्रांसवर्स करने का मतलब है कि हम क्या करें, डाटा स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट को एक एक बार विजिट करें, ताकि हम क्या कर सके, उस पर कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन जैसे सर्चिंग या सॉर्टिंग कर सके। अब जैसे मान लो एक एरे डाटा स्ट्रक्चर है, एरे में हमको बोलेगा कोई एलिमेंट को सर्च करने, तो हमको पता है कि एरे में हमको सर्च करना है, तो देखे थे बबल सॉर्ट लीनियर सर्च में। लीनियर सर्च में क्या हो रहा था कि हर एक एलिमेंट को क्या करता था, जाके कंपेयर करता था, तो हर एक एलिमेंट से जाके कंपेयर कर रहा था, तो वहां क्या कर रहा था, हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहा था, तो उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सिंग। जैसे एग्जांपल कर रहा है, if we need to calculate the average of the marks obtained by a student in 6 different subjects। अब कह रहा है कि अगर मान लो, जैसे हमको क्या कर रहा है कि हमको अगर एक कोई स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का मार्क्स का एवरेज हमको निकालना है, कोई एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का मार्क्स है, उसका एवरेज निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, we need to transfer the complete array of mark and calculate the total sum। हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो मार्क्स का एरे है, हम एक कोई एरे लिए, उस एरे में क्या किया, उसका 6 सब्जेक्ट का मार्क्स को स्टोर कर दिए।
अब स्टोर कर दी, अब हमको उसका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसके हर एक एलिमेंट को विजिट करके उसको सम करते जाएंगे। ये तुम किए होगे, एक एरे का सम करते थे, तो हम लोग क्या करते थे लूप के अंदर, फॉर सम इक्वल टू फॉर आई इक्वल टू जो भी था, सम इक्वल टू सम प्लस आई। वहां हम क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को विजिट करते जाते थे और एक सम नाम का कोई वेरिएबल लेते थे जिसका इनिशियल वैल्यू 0 रहता था, उसमें जोड़ते जाते थे। तो वही उसमें क्या हो रहा था, देन वी डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट इज 6 इन ऑर्डर टू फाइंड। क्या कि एक अति मान लो कोई एक स्टूडेंट है, उसका हमको 6 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे लिए, उस एरे में उसका 6 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर कर दिए और हर एक एलिमेंट को विजिट करके उसको हम जोड़ते गए और लास्ट में उसको 6 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया। ये हुआ। दूसरा इंसर्शन है कि इंसर्शन अब क्या है, तो इंसर्शन हमको पता, इंसर्शन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ एडिंग द एलिमेंट टू डाटा स्ट्रक्चर एट एनी लोकेशन। अब इंसर्शन क्या कहलाया, इंसर्शन का आपको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम डाटा स्ट्रक्चर में किसी भी लोकेशन पे कोई एक एलिमेंट को ऐड करते हैं। इंसर्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने डाटा स्ट्रक्चर में किसी भी लोकेशन पे एक एलिमेंट को ऐड करते हैं। अब यहाँ एक कह रहा है if the size of data structure is n, then we can only insert n-1 element into it। अब एक फैक्ट हमको बताया कि अगर ये बोला कि याद रखिएगा कि अगर किसी डाटा स्ट्रक्चर का साइज n होगा तो हमको उसमें सिर्फ n-1 डाटा एलिमेंट को ही इंसर्ट करना है। ये बोला कि एक याद रखिएगा कि जब इंसर्शन का केस आएगा या इंसर्शन की जब बात आएगी, तो अगर डाटा स्ट्रक्चर का साइज तुमको n है तो हम उसमें सिर्फ n-1 डाटा एलिमेंट ही इंसर्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सर यही नहीं समझ में आया था, मतलब n-1 क्यों इंसर्ट करते हैं? देखो हम लोग एरे को देखे थे, एरे तो तुम लोग देखे थे, एरे को सभी कोई देखे हो ना एरे को? यस सर। एरे में क्या हो रहा था, Yes, हम लोग को जब भी चलता था Yes, 0 से लेके n-1 तक चलता था। एरे भी एक टाइप का क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है, एक सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है तुमको एरे। तो वहां क्या होता था 0 से लेके n-1, तो इसलिए n-1 क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं डाटा स्ट्रक्चर के केस में हम काउंटिंग 0 से चालू करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर के केस में हम लोग काउंटिंग 0 से चालू करते हैं। तो 0 से आप काउंटिंग चालू करेंगे तो 0 भी एक मेरा डिजिट हो गया, और हमको पता है कि इनिशियल तो वो काउंटिंग हो रहा है 1 से है। जैसे मान लो हम एक ब्लॉक क्रिएट किए, हम लोग ब्लॉक की एक एरे का साइज क्रिएट किए 20 साइज का, तो 20 अब हमको क्या किया, 20 ब्लॉक क्रिएट कर दिया, और हम अपना उसमें पता है कि हमको 0 से चलता है, 0 से 19 तक गए तो वो ऑटोमेटिक 20 हो गया ना। हम एक मान लो 20 एलिमेंट का एक एरे क्रिएट किए और उस एरे में हम डाटा इंसर्ट करने के समय में हमको पता है कि हम 0 से चलते हैं, तो 0 से 19 तक गए तो ऑटोमेटिकली 20 हो गया मेरा। तो यही क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, वो इंसर्शन 0 पोजीशन से होता है, 1 पोजीशन से नहीं, 0 पोजीशन से होता है। 0 पोजीशन से होता है तो इसलिए हमको क्या होता है n-1 तक ही हम स्टोर करते हैं। क्लियर है? यस सर। यही था कि मतलब किसी भी एलिमेंट में हम क्या करते हैं, इंसर्शन की जब बात आती है तो हम उसका इंसर्शन उसके 0th पोजीशन से चालू करते हैं। 0th पोजीशन, इसलिए उसमें क्या होता है कि हमेशा हम n-1 डाटा एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। ये था। अब डिलीशन का है, डिलीशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिलीशन। जैसे कि हमको क्या इंसर्शन क्या था कि कोई भी हम डाटा स्ट्रक्चर में किसी भी लोकेशन पे कोई एलिमेंट ऐड करें, उसको इंसर्शन कहें। तो अब हुआ कि वहां से हमको कोई भी एलिमेंट अपने डाटा स्ट्रक्चर से हटाए तो उसको हम डिलीशन करते हैं। वी कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर एट एनी रैंडम लोकेशन। जैसे हम लोग इंसर्शन में किसी भी लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे डिलीट के समय भी हम किसी भी रैंडम लोकेशन से एक एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे फैक्ट बोला, इफ वी ट्राई टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी डाटा स्ट्रक्चर दैट अंडरफ्लो ऑकर्स। अब देखो यहाँ जब होता है, हम लोग अभी भी पहले भी पढ़ते थे, तो तुम लोग एक पढ़े होंगे केमिस्ट्री, जब पढ़ते थे तो पढ़ते थे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड जिसको कहते थे, था ना वहां भी अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर। वैसे ही यहाँ का होता है अंडरफ्लो, कंप्लीट, ओवरफ्लो।
डाटा स्ट्रक्चर के केस में 3 टर्म आता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि जब सैचुरेशन की बात आती थी कि कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करना है तो उसमें होता था अंडर सैचुरेटेड, ये अभी नहीं है, सैचुरेटेड, सैचुरेट हो गया, ओवर सैचुरेटेड, अब जितना सैचुरेशन पॉइंट था उससे ज्यादा हो चुका है तो था। वैसे यहाँ कह रहा है, यहाँ भी टर्म आता है अंडर फ्लो, फिर अंडर फ्लो, फिर उसका जो मेमोरी है जो जितना है वो फुल हो गया, और ओवरफ्लो, अंडर फ्लो एंड ओवरफ्लो। तो अंडर फ्लो कब होगा? जब मेरे में कोई एलिमेंट नहीं है, और तब भी हम जैसे यहाँ कर रहा है कि इफ वी ट्राई टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी डाटा स्ट्रक्चर दैट अंडर फ्लो ऑकर्स। अगर हम एक एम्प्टी डाटा स्ट्रक्चर से कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाहेंगे तो वहां क्या होगा? अंडर फ्लो हो जाएगा। अब मेरे डाटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो डिलीट क्या करेगा? कुछ नहीं डिलीट करेगा, तो वहां अंडर फ्लो का केस आ जाएगा, अंडर फ्लो का केस आ जाएगा। और यही अगर मान लो कोई एक हम अथी है डाटा स्ट्रक्चर लिए और उसमें अगर मान लो हम साइज फिक्स कर दिए, और साइज फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, साइज मान लो फिक्स कर दिए भाई साहब, ऐसे तो जनरली साइज फिक्स हम करते नहीं है डाटा स्ट्रक्चर का, लेकिन अगर साइज मान लो फिक्स कर दिए और हम तब भी अगर उसमें एलिमेंट इंटर कर रहे हैं तो वहां क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो का केस आ जाएगा। ये 2 केस होता है। अब हुआ सर्चिंग, अगला क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट विद इन द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्चिंग। अब क्या है, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी एक एलिमेंट का हम लोकेशन फाइंड करने का जो प्रक्रिया है उसको हम सर्चिंग करते हैं। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक एलिमेंट के लोकेशन को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्चिंग। अब इसमें कह रहा है देयर आर 2 सर्च एल्गोरिथम टू परफॉर्म सर्चिंग। कि सर्चिंग करने के लिए क्या है? 2 एल्गोरिथम है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम लेटर इन द ट्यूटोरियल। हम लोग सी जब पढ़ रहे थे तो वहां भी ये लोग डिस्कस किए थे, और आगे भी होगा तो हम लोग डिस्कस एक बार फिर से करेंगे कि कैसे ये होता है। लेकिन ये सर्चिंग का सिर्फ ये 2 तरीका होता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। उसके बाद था सॉर्टिंग। इस और द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा स्ट्रक्चर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। अब क्या है कि सॉर्टिंग क्या है? किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम सॉर्टिंग करते हैं। There are many algorithms that can be used to perform sorting, for example insertion, selection, bubble, etc. अब कि इस सॉर्टिंग को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम हैं। एग्जांपल के लिए ये 3 दिया हुआ है, इसके अलावा और भी है, जैसे ये है 3 है, इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल। इसके अलावा फिर तुमको आता है क्विक सॉर्ट आता है, मर्ज सॉर्ट आता है, बकेट सॉर्ट आता है, बहुत सारा सॉर्ट है सबका है। तो जितना हम लोगों का देखेंगे आगे। तो ये कह रहा है कि किसी भी प्रोसेस, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो अरेंज करने का प्रक्रिया है उसको हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद लास्ट है मर्जिंग। मर्जिंग क्या? तो व्हेन टू लिस्ट ए एंड लिस्ट बी ऑफ साइज m and n। अब मान लो 2 लिस्ट है, लिस्ट कहने का मतलब वही एरे को एक मान लो कि अब 2 एरे है, दो एरे है, एक एरे बी ए है, एक एरे बी है। अब एरे ए का साइज m है और एरे बी का साइज n है। जैसे मान लो एक एरे है तुमको 10 एलिमेंट का, एक एरे है तुमको 20 एलिमेंट का। अब इस 10 एलिमेंट और 20 एलिमेंट के एरे को हम जोड़ के एक हम नया एरे क्रिएट करते हैं, तीसरा एरे जो है 30 साइज का, तो इसको हम मर्जिंग करते हैं। हम क्या करें, ये एक जो एरे है 10 एलिमेंट का और दूसरा एरे है 20 एलिमेंट का, इस दोनों को मर्ज करके हम एक तीसरा एलिमेंट क्रिएट कर, एक तीसरा एरे क्रिएट करें जिसका साइज 30 हो, तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मर्जिंग। तो वही कह रहा है कि when two list A and list B of size m and n of similar type of element, ये क्या है? कंडीशन रखे कि एलिमेंट सिमिलर होना चाहिए, are clubbed together to produce the third list, that is list C of size m and n, then the process is called merging। कि हम क्या करें, हम 2 लिस्ट A और लिस्ट B जिसका साइज m और n है और एक ही टाइप के एलिमेंट का दोनों लिस्ट है, अगर दोनों को क्लब करके या ज्वाइन करके हम तीसरा एक लिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसका साइज m प्लस n हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मर्जिंग। क्लियर है? हेलो सर सिमिलर टाइप मतलब? सिमिलर टाइप का कहने सर का सिमिलर टाइप मतलब? सिमिलर टाइप का कहने का मतलब मान लो एक एरे है, एक एरे के अंदर मान लो एलिमेंट सिर्फ तुमको ये है, क्या कहते हैं, इंटीजर टाइप का एलिमेंट है। दूसरा एरे है, उसके अंदर अगर फ्लोट टाइप का है तो तुम दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हो। यस सर। दो अगर एरे है, दोनों एरे का अगर दोनों एरे सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ एलिमेंट का है
तब हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए कंडीशन है कि दोनों जो लिस्ट है या दोनों एरे जो है, उस दोनों एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसका जो डाटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, डाटा टाइप सेम होना चाहिए। बात समझे? हेलो? यस सर। बाकी सब किसी भी अथी में टॉपिक में Yes, sir. डाउट किसी भी टॉपिक Yes, sir. नहीं? No, sir. तो यहां तक हम लोग था, क्या हुआ, यहां तक हम लोग देख रहे थे डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक अथी तुमको इंट्रोडक्शन। डाटा स्ट्रक्चर का क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग ये देखे थे कि जो भी था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, फिर उसका एडवांटेज क्या है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर क्या था, उसके बाद ऑपरेशंस क्या था। अब हम बताए थे कि डाटा स्ट्रक्चर के साथ क्या होता है, डीएस प्लस एल्गो, डाटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम मिला के पूरा तुमको क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। कोई भी अगर हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमको डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जानना पड़ेगा, तब हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अब क्या है, जैसे हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखे, हम लोग अब अगला देख रहे हैं एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग देखो यहाँ दो टॉपिक है, यहाँ दो टॉपिक है तुमको, डीएस एल्गोरिथम एंड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एल्गोरिथम के केस में कुछ होता है, फिर पॉइंटर और स्ट्रक्चर है, और इसके बाद हमारा डाटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट चालू हो गया। तो हम लोग अब अगला देखते हैं कि एल्गोरिथम है क्या। क्लियर है? हेलो? यस सर। Yes, sir. हम लोग क्या अगला देखें कि एल्गोरिथम है क्या। अब एल्गोरिथम क्या है जानते हैं भाई, बहुत एल्गो सुने हुए हैं कि सबका एल्गो एग्जिस्ट करता है। हम लोग सी में भी पढ़े हुए थे कि एल्गोरिथम बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है, इसका एक एल्गोरिथम है। अब एल्गोरिथम है क्या ये जाने तो कह रहे एन एल्गोरिथम इज ए प्रोसीड्यूर हैविंग वेल डिफाइंड स्टेप फॉर सॉल्विंग ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है, एक तुमको प्रोसीड्यूर है, एक प्रक्रिया है, एक स्टेप है। एल्गोरिथम एक प्रोसीड्यूर है जिसमें क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एल्गोरिथम क्या है, जस्ट एक प्रोसीड्यूर है, एक प्रक्रिया है जो जिसके अंदर क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप है किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब जैसे हम लोग देख रहे थे बबल सॉर्ट ही देखे थे, तो वो क्या, वहां क्या था, मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा एक एरे अनसॉर्टेड था। बबल सॉर्ट का हम जो केस देख रहे थे, तो हम देख रहे थे मेरा एक अथी था, मेरा प्रॉब्लम था कि मेरे पास एक डाटा स्ट्रक्चर था, कोई डाटा स्ट्रक्चर था या एरे था जो अनसॉर्टेड था। अब हमको क्या चाहिए था, हमको उसको सॉर्ट करना है। उसको सॉर्ट करने का कुछ हम लोग देखे थे एल्गोरिथम था कि हम क्या करते थे, एक जैसे बबल सॉर्ट के केस में क्या था कि हम दो लूप लेते थे, सब में दो लूप था। आउटर लूप को हम क्या करते थे, 0 से लेके n-1 तक चलाए। इनर लूप को हम लोग चलाते थे, इनर लूप को हम लोग जो है कि n-1 से लेके जो भी चलाते थे। तो ऐसे था कि कुछ प्रोसीड्यूर था, तो वही कर रहा है। तो ये सब क्या है, एल्गोरिथम है। तो वही एल्गोरिथम क्या है, एक तुमको प्रोसीड्यूर है जो कि किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप्स कैरी करता है, वेल डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिथम इज फाइनाइट सेट ऑफ लॉजिक एंड इंस्ट्रक्शन रिटेन इन ऑर्डर फॉर अकम्प्लिश द सर्टेन डिफाइंड टास्क। एल्गोरिथम क्या है, एक सेट ऑफ लॉजिक है, एक लॉजिक है या कोई इंस्ट्रक्शन है जिसको हमको लिखते हैं, क्यों, हमको कोई टास्क है जिस टास्क को हमको अकम्प्लिश करना है। It is not the complete program or code. It is just the solution or logic of the problem. अब ये क्या है, ये एक कंप्लीट प्रोग्राम या कोड नहीं है। एल्गोरिथम मेरा कंप्लीट प्रोग्राम या कोड नहीं है, ये क्या है, जस्ट एक सॉल्यूशन है। ये बता रहा है कि आप इस प्रोसीड्यूर के थ्रू, यानी इस प्रक्रिया के थ्रू या इस स्टेप के थ्रू अगर आप प्रोग्राम लिखिएगा तो आप अपने प्रोग्राम को सॉल्व, एक ऐसा प्रोग्राम आप बना सकते हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एल्गोरिथम क्या बता रहा है, एल्गोरिथम तुमको एक अथी दे रहा है, ये बता रहा है कि आप क्या है, ये जो हम स्टेप्स बता रहे हैं, आप इस स्टेप्स के थ्रू अगर प्रोग्राम एक लिखिएगा तो आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए इजीली आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यही कहा कि एल्गोरिथम क्या है, कंप्लीट प्रोग्राम या कोड नहीं है, ये जस्ट एक सॉल्यूशन है या लॉजिक है किसी प्रोग्राम का, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर यूजिंग एन इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन यूजिंग ए फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एल्गोरिथम क्या है, कोई एक कंप्लीट प्रोग्राम या कोड नहीं है, ये जस्ट एक सॉल्यूशन और लॉजिक है जिसको हम फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है?
सर सूडो कोड क्या होता है? अभी आगे देखेंगे सूडो के, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सूडो, सूडो और कोड। सूडो मतलब होता है फॉल्स, यस सर। सूडो का थी है जो, अगर तुम इंग्लिश वर्ड है, सूडो इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फॉल्स, और कोड तो नाम से ही लग रहा है फॉल्स कोड, मतलब क्या यस सर, ये इमेजिनरी। क्या तुमको दिखने में कोड टाइप का लगेगा। सूडो कोड क्या रहेगा, तुमको लगेगा कि ये कोड है, ये एक प्रोग्राम है, लेकिन वो प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम नहीं रहेगा, वो जस्ट क्या रहेगा, एक लॉजिक रहेगा, तुमको उसके हेल्प से अब एक प्रोग्राम लिखो और अभी ये करो, इसलिए उसको एक सूडो कोड कहा जाता है कि वो दिखने में तो कोड की तरह है लेकिन वो रियल में कोड है नहीं। क्लियर है? और फ्लो चार्ट तो तुम लोग पढ़े यस ही सर। होंगे। तो ये था, अब हम आगे यस देखेंगे, सर। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम जानेंगे कि और बेटर क्या थी, और बेटर की एल्गोरिथम क्या होता है। उसके बाद अब बोल रहा है कि कैटेगरीज क्या है, अभी नीचे हम देखेंगे एग्जाम्पल, थोड़ा सा हम ये पहले कैटेगरीज क्या क्या है एल्गोरिथम का। तो एल्गोरिथम का बेसिकली क्या होता है, ये सारे कैटेगरी सॉर्ट का, एल्गोरिथम डेवलप फॉर सॉर्टिंग द आइटम इन सर्टेन प्रॉब्लम। अब एल्गोरिथम ऐसा है कि इनिशियली तो हम लोग हर प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम है वो कॉमन है, तो उसके लिए क्या किया गया, एल्गोरिथम क्रिएट कर दिया गया। हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ कुछ प्रॉब्लम जो था देखा गया कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या किया, प्रोग्रामर सब एल्गोरिथम क्रिएट कर दिया, जैसे बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। ये प्रोग्रामर से देखा कि अब एक एरे को सॉर्ट करना एक कॉमन प्रॉब्लम है, किसी भी एरे को सॉर्ट करना एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो क्या किया, एल्गोरिथम पहले से डिफाइन करके रख दिया। उसी टाइप से सर्च है कि एल्गोरिथम डेवलप फॉर सर्चिंग द आइटम इनसाइड ए डाटा स्ट्रक्चर। अब किसी भी आइटम को सर्च करने के एल्गोरिथम, तो ये भी कॉमन था, तो इसलिए क्या किया गया, देखे हम लोग देखे थे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम को डेवलप करके डिलीट करने के लिए एल्गोरिथम डेवलप फॉर डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर। अभी हम आगे देखेंगे, ये हम देखे नहीं है अभी तक एल्गोरिथम, हम लोग आगे देखेंगे कि उसका एल्गोरिथम सब अलग अलग है। फिर इंसर्ट है कि एल्गोरिथम डेवलप फॉर इंसर्टिंग एन आइटम इनसाइड ए डाटा स्ट्रक्चर, ये भी है कि इंसर्ट करने के लिए, ये भी हम लोग अभी तक देखे नहीं है, हम लोग आगे स्टैक और क्यूब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अपडेट, एल्गोरिथम डेवलप फॉर अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट इनसाइड ए डाटा स्ट्रक्चर। अब क्या है, किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट करने के लिए, तो ये अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम है। कुछ पहला क्या है, सॉर्ट करने के लिए, किसी भी आइटम को प्रॉपर ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर के अंदर में किसी भी आइटम को सर्च करने के लिए। फिर डिलीट है, किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर में किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। इंसर्ट है कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर में किसी भी आइटम को इंसर्ट करने के लिए। फिर अपडेट है कि किसी एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट करने के लिए। ये क्लियर है? हेलो, यस सर। अरे बोलते जाओ, हम लोग यस सर। बढ़ते जाएंगे। यस सर। अब आता है कि कोई भी, ये तो हो गया कि एल्गोरिथम था, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम का कैटेगरीज क्या था। अब कहते हैं एक एल्गोरिथम क्या होता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कोई भी एल्गोरिथम है, क्योंकि एल्गोरिथम एक किसी भी प्रॉब्लम के लिए ना तुम हजारों तरीका से एल्गोरिथम लिख सकते हो। जैसे हम लोग मैथ बनाते थे तो मैथ में हम लोग को बोला गया जाता था कि कोई भी प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम होता था, उसको हम अनगिनत तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कोई ऐसे सॉल्व करता था, कोई वैसे सॉल्व करता था, कोई वैसे सॉल्व करता था, सॉल्व करने का हजारों तरीका था। तो अब वैसे ही एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम के लिए हजार तरीके से एल्गोरिथम लिखा जा सकता है। तो फिर वो एल्गोरिथम एक दूसरे से डिफर कैसे करेंगे, तो उस डिफर करने के लिए क्या किया गया, उसका परफॉर्मेंस नापने के लिए दो पैरामीटर लिया गया। अब कि एक एल्गोरिथम दूसरे एल्गोरिथम से बेटर कैसे है या उससे बेहतर कैसा है, इसको जांचने के लिए या इसको परखने के लिए दो पैरामीटर को डेवलप किया गया कि हाँ वो एल्गोरिथम अगर इस दो पैरामीटर के बेसिस पे हम उसको जांच के बताएंगे कि वो क्या है। वो पैरामीटर क्या है, वही कह रहा था, परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। किसी भी एल्गोरिथम का जो होगा परफॉर्मेंस, वो निम्नलिखित प्रॉपर्टीज पे डिफाइन करेगा। कौन सा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड बाय अ प्रोग्राम टू रन द कंप्लीशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ कि एक तरीका है जो ये दर्शाने का कि तुम्हारा वो जो प्रोग्राम है, तुम जो एल्गोरिथम लिखे हो, उस एल्गोरिथम के थ्रू जो तुम प्रोग्राम बना रहे हो, तो वो प्रोग्राम कितना समय ले रहा है। हम मान लो किसी एक प्रॉब्लम या सॉल्यूशन के लिए कोई एक एल्गोरिथम लिखे
और उस एल्गोरिथम का यूज करके हम कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं, वो प्रोग्राम कितना समय ले रहा है, ये इसको हम जानते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू। ठीक है, हेलो, यस सर। अगला क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक तो बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगला क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ, सर बोलो कुछ बोलना है। अमन कुछ बोल रहा था। अमन, अमन, हेलो सर। हाँ कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे यस सर। क्या? सर आप बोले कि एल्गोरिदम जो है वो कोड नहीं है, हाँ, तो उसको रन करते मतलब रन तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ये टाइम एल्गोरिथम हम क्या बोले हैं, एल्गोरिथम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम का नहीं, उस एल्गोरिथम के हेल्प से हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, हम एल्गोरिथम को लेके क्या करते हैं, अभी बताए थे कि एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप है। हम एल्गोरिथम के हेल्प से क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक, अच्छा चलो पहले हम देख लेते कि वाली में एल्गोरिथम है क्या एक्चुअली। चलो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो ये एक एल्गोरिथम है, एक एग्जांपल है कि डिजाइन, यहाँ कह रहा है क्या, डिजाइन एन एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई टू नंबर एक्स एंड वाई एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ इंजन। यहाँ बोला कि हमको, मेरे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है, मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमको दो नंबर को जोड़ के उसको एक तीसरे वेरिएबल में, हमको दो नंबर को जोड़ के उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। ये एक मेरे पास छोटा सा प्रॉब्लम है। अब इसका हम लोग एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, ये देखो। स्टेप 1 में क्या लिखिए, स्टार्ट। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद रन करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, हम लोग उसको डिक्लेयर 3 इंटीजर्स x y z, हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। फिर स्टेप 3 डिफाइन वैल्यूज ऑफ x एंड y। स्टेप 3 में क्या होगा, हम x और y का वैल्यूज देंगे। स्टेप 4 मल्टीप्लाई वैल्यूज ऑफ x एंड y, हम x और y का क्या किए, वैल्यूज को मल्टीप्लाई किए। स्टेप 5 स्टोर द आउटपुट ऑफ स्टेप 4 इन z, हम स्टेप 4 में जो अभी मेरा मल्टीप्लाई किए थे x और y को, उसके आउटपुट को हम लोग z में स्टोर करेंगे। और स्टेप 6 में z को प्रिंट करेंगे और स्टेप 7 स्टॉप। तो ये क्या हो रहा है, एक टाइप से ये एक एल्गोरिथम है, तुमको इसमें लग, ये अगर हम रन करेंगे तो कहीं कभी आउटपुट देगा? नो सर। ये कभी रन करेंगे तो कभी आउटपुट नहीं देगा। तो ये क्या है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हम कभी रन करेंगे तो कभी आउटपुट हमको नहीं देगा। मेरा प्रॉब्लम क्या था, मेरा प्रॉब्लम था कि हमको क्या करना है, दो नंबर है x और y माने, उसको मल्टीप्लाई करके हमको एक तीसरे रिजल्ट जेट नाम एक तीसरे में हमको स्टोर करना है। उसके लिए हम लोग एल्गोरिथम लिखे, लेकिन ये एल्गोरिथम कभी क्या करेगा, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये हमको जस्ट बता दे रहा है स्टेप। एल्गोरिथम क्या कर रहा है, हमको स्टेप बता दे रहा है कि आपको करना क्या है। ये जो 7 स्टेप है, अगर ये हम 7 स्टेप पढ़ ले तो हम जान तो जाएंगे कि हाँ एक हम बनाएंगे कैसे। हमको अगर एक दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो इस स्टेप के थ्रू तो हमको पता चल कि पहले क्या करेंगे, हम लोग 3 वेरिएबल 3 इंटीजर को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। हम लोग जब करेंगे 3 इंटीजर को डिक्लेयर करेंगे। अब 3 इंटीजर को डिक्लेयर किए, उसके बाद हम क्या किए, एक्स और वाई का वैल्यू देंगे, उसमें एक्स और वाई का वैल्यू दिए, फिर एक्स और वाई को के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, उसको जेड में स्टोर करेंगे और फिर फाइनली जेड को प्रिंट कर देंगे। तो ये पढ़ के कोई भी तो समझ सकता है, बना तो सकता है ना। अगर एक किसी को मान लो नॉलेज हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तुम्ही को जैसे सी का नॉलेज है, हम अगर तुमको ये एल्गोरिथम दे दे तो तुम बना नहीं सकते हो प्रोग्राम। यस सर, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है, एक तरह से स्टेटमेंट एक है। इंस्ट्रक्शन है, तुमको एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है तुम्हारा, तुमको जस्ट एक क्लू है। एल्गोरिथम एक क्लू है तुम्हारे लिए, किसी भी प्रॉब्लम तो को ये सॉल्व भी करने तो एक प्रोग्राम ही ना बनता है तो है। अरे ये प्रोग्राम नहीं है कंप्लीट, ये एक टाइप से क्या हुआ, उस प्रोग्राम के लिए क्लू हो गया मेरा। हम लोग एक्चुअली होता क्या है, देखो ये तो छोटा मोटा है, इंडस्ट्री में क्या होता है ना, इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है, तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स ये रहता है, प्रॉब्लम सब कॉम्प्लेक्स रहता है। तो
प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर पहले क्या करता है, उस प्रोग्राम को एल्गोरिथम की हेल्प से क्या करता है, पहले डिसाइड कर लेता है कि अच्छा हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से एक सॉर्टिंग का मामला, तो हमको इसको सॉल्व करना, सॉर्ट करना है, तो वो पहले क्या कर लेता है, आपको डिसाइड कर लेता है कि अच्छा इसमें क्या क्या स्टेप हमको लगाना पड़ेगा। हम क्लियर नहीं होता। एल्गोरिथम क्या है, जस्ट एक तुमको वो प्रोग्राम नहीं है, वो जस्ट क्या एक स्टेप है। तुमको एल्गोरिथम जस्ट एक स्टेप है। एक्चुअली इंडस्ट्री में जब होता है, हम लोग जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, हम लोग छोटा मोटा लिख रहे हैं तब ना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा जाता है ना, तो पहले क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। डिसाइड क्या कर लिया जाता है कि अच्छा इस प्रोग्राम को लिखने के लिए है ना एक मतलब रोड मैप टाइप का तैयार कर लिया जाता है कि इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नक्शा तैयार कर लेते हैं ना, हम लोग घर बनाते हैं तो एक नक्शा तैयार कर लेते हैं ना, अरे बोलो। यस सर। हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नक्शा में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक प्लान क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ हमको क्या करना है, हमको अपने जमीन के इस पार्ट में बेडरूम बनाना है, इस पार्ट में हमको सीढ़ी बनाना है, यहाँ पे सीढ़ी रहेगा, यहाँ पे गेट रहेगा, यहाँ पे बरामदा रहेगा। तब हम वो क्या करते हैं, वो नक्शा को हम मिस्त्री को पास कर देते हैं। हम लोग वो नक्शा को मिस्त्री को पास कर देते हैं कि मिस्त्री को कहते हैं कि अच्छा देखिए इस नक्शा के हिसाब से आप बनाइए। इंजीनियर क्या करता है, मिस्त्री को समझाता है कि देखो तुमको क्या करना है, यहाँ से दीवार खड़ा करना है, लिंटर होने से अति से कुर्सी होने से पहले यहाँ से क्या करना है, तुमको दीवार खड़ा करना है, फिर यहाँ से तुमको इतना जगह गेट के लिए छोड़ना है, फिर इतना जगह तुमको खिड़की के लिए छोड़ना है। सारा क्या होता है, हम लोग प्लानिंग होता है पहले से। अगर मान लो हम डायरेक्ट बनाना चालू कर दे तो क्या होगा, अभी दिमाग करेगा, पता चलेगा कि अभी मेरा दिमाग हुआ कि इस पार्ट में खिड़की देते हैं, अब बाद में दिमाग किया कि नहीं इधर नहीं देते हैं, अब उधर दीवार जुड़ गया हुआ है, उधर दीवार जुड़ गया, फिर दीवार तोड़ के फिर वहां खिड़की, तो कितना थी होगा थी। फिर पता चला ये एरिया में गेट है, ये नहीं एरिया में हमको गेट नहीं देना है इधर से, तो कितना हैक्टिक काम होगा। तो पता चलेगा हमारा कभी बन ही नहीं पाया, हमारा कभी मकान पता चला बन ही नहीं पाया, लेकिन वही एक नक्शा बना रहा था तो मेरा कितना होता है। तो वैसे एल्गोरिथम क्या करता है, तुम्हारे प्रॉब्लम को, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नक्शा तुमको देता है। एल्गोरिथम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नक्शा तुमको देता है। हम क्या करते हैं, एक रोड मैप, एक नक्शा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम को हम इस स्टेप के थ्रू अगर गए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम उस पे नक्शे पे हम लेके अपना प्रोग्राम को चलते हैं, प्रोग्राम को लेके चले। पहले देखिए अगर अच्छा ठीक है वर्क कर गया तो ठीक है, बेटर है। नहीं वर्क किया तो हम फिर अपने एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को एनालिसिस नहीं करते, एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं कि इस एल्गोरिथम में कहाँ प्रॉब्लम है, उसको हम दूर करके फिर चेक करते हैं। और अगर पूरा हो गया जब कंप्लीट, तब हम लोग फिर क्या करते हैं, तब एनालिसिस करते हैं, वो जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, जो भी। तो वो क्या कर रहा है, जैसे अब जैसे ये है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हम लोग अगर हम लोग एक डायरेक्ट मान लो किसी बच्चे को कह दे, किसी बच्चा को हम लोग कह दे कि बउआ तुमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोग्राम लिखना, तो का एक प्रोग्राम वो नहीं समझेगा। या बिगिनर कोई है मान लो जो अभी नया सी पढ़ा हुआ है, उसको हम कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कहे लिखने के लिए, वो नहीं लिख पाएगा मान लो। लेकिन अगर हम ये एल्गोरिथम अगर बना के उसको दे दे कि देखो ये एल्गोरिथम है, तुमको इसी स्टेप के थ्रू जाना है, तो तुम लोग कर सकते हो, वो कर सकता है ना। यस सर। अगर उसको हम बना के, जैसे अब यही तुम 7 स्टेप है, 1 मिनट के लिए तुम भूल जाओ, तुम खाली इतना याद रखो कि हमको सी आता है, हमको ये नहीं पता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्या है लॉजिक हमको नहीं पता। तुम खाली इतना याद रखो कि हमको खाली सी आता है, हमको सी या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, हमको बाकी कुछ नहीं आता है, लॉजिक हमको नहीं आता है, इतने 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अब इस 7 स्टेप को उठाओ, उसको बोल के इस 7 स्टेप को उठाओ, क्या है, हम स्टेप 1 अब पढ़ते हैं, स्टार्ट। ठीक है चलो, डिक्लेयर 3 वेरिएबल इंटीजर x y z, 3 इंटीजर को डिक्लेयर करना है। हमको पता है कि सी में या हमको जो भी लैंग्वेज हमको उसमें पता है कि डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो हम चलो ठीक है डिक्लेयर किए int x, y, z हो गया। अब अति बोला कि अब अगला स्टेप पढ़े कि हाँ ठीक है कि 2 वैल्यू को हमको x और y का वैल्यू हमको देना है।
हमको पता है कि सी में एक्स और वाई का वैल्यू कैसे देते, या तो वैल्यू यूजर से ले और नहीं तो हम खुद देते वैल्यू पहले से देते, ठीक है, तो वो भी ले। अगला आप पढ़े या वो उसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई, मल्टीप्लाई बोला कि उसको जेड में स्टोर करवा देते, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और लास्ट में बोला प्रिंट जेड करवा दे। तो ये देख के हम कर सकते हैं ना सॉल्व। तो यही एल्गोरिथम का पर्पस होता है। एल्गोरिथम का पर्पस क्या होता है कि आपको एक रोड मैप तैयार करना, एक तुमको क्या करना, ये तैयार करना कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में एल्गोरिथम बहुत हेल्पफुल होता है। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, इजी प्रॉब्लम तो हम लोग ठीक है मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को याद है दिमाग में कैसे कर सकते हैं, लेकिन कल मान लो तुमको बबल सॉर्ट नहीं पता है, तुमको बबल सॉर्ट का नहीं पता है कि कैसे होता है, इंसर्शन सॉर्ट का नहीं पता है, क्विक सॉर्ट पढ़ोगे उसका नहीं पता है कि कैसे होता है, एथी में पढ़ोगे स्टैक में इंसर्ट कैसे किया जाता नहीं पता है, लेकिन अगर तुमको एल्गोरिथम अगर तुम लिख लो, उसका एल्गोरिथम लिखो तो तुमको प्रोग्राम आसानी से लिख सकते हो। एल्गोरिथम जस्ट एक तरीका है जो जिससे हम अपने प्रोग्राम को इजीली लिख सके। क्लियर है? यस सर। बाकी सब देखो बहुत अच्छी की है, अभी भी क्लियर नहीं है तो बोल दो। क्लियर है? हम आगे बढ़े तो यस सर। तो ये था। अब बोले कि हम पहले भी बताए थे कि एल्गोरिथम को मल्टीपल तरीके से हम लिख सकते हैं, एक एल्गोरिथम ये था। अब बोला कि अल्टरनेटिवली द एल्गोरिथम कैन बी रिटन एज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टार्ट मल्टीप्लाई गेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई और जेड, ये ऐड मतलब कि एक्स और वाई का जो वैल्यू है उसको आप जेड में इनिशियलाइज कर दीजिए, उसको जेड में इंसर्ट करवा दीजिए, एक्स इंटू वाई डिस्प्ले जेड स्टॉप। या तो हम ऐसे लिखे और नहीं तो दूसरा ऐसे। तो एल्गोरिथम को हमको लिखने का अलग अलग तरीका, पर्पस सिर्फ एक है कि हमको सॉल्व करना है। तो यही कह रहा था कि अब ये जो होता है, तो जब हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो अब उसके परफॉर्मेंस को हम लोग दो बेसिस पे जानते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, वो मेरा एल्गोरिथम जो है उस एल्गोरिथम के थ्रू जो मेरा हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो प्रोग्राम मेरा कितना समय ले रहा है मेरे वर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो प्रोग्राम कितना समय ले रहा है सॉल्व करने में। अगर एक अच्छा इफिशियंट है, जैसे सॉर्टिंग का है, तुम सॉर्टिंग का हम लोग देखे थे, सॉर्टिंग का अभी हम लोग एनालिसिस नहीं देखे हुए थे, हम लोग देखे थे सब अलग अलग एल्गोरिथम था। कोई क्या कर रहा था, जे को ऐसे चला, कोई लूप को ऐसे चला रहा था, सब चला रहा था लूप ही, सबके अंदर हम लोग देखे थे लूप ही चल रहा था। लेकिन कोई ऐसे चला रहा है, कोई 0 से लेके n-1 तक चला रहा है, कोई n-1 से लेके 0 तक चला रहा है, कोई वैसे चला रहा है, तो अलग अलग तरीके से चला रहा है। अभी हम उसका एनालिसिस देखेंगे कि कौन सा की है, जब हम लोग देखेंगे तो जानेंगे कि उसका एनालिसिस कैसे कैसे, कौन सा चीज ज्यादा इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा ये है। तो वो होता है टाइम कम। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम। अब ये क्या है कि किसी भी एल्गोरिथम के द्वारा तुम्हारे मेमोरी में कितना स्पेस लिया जाता है जब एग्जीक्यूट किया जाए, जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो वो एल्गोरिथम हमारे मेमोरी का कितना स्पेस ले रहा है। तुम लोग अगर प्रोग्राम को रन किए होगे डेव सी या किसी में, तो देखते होगे कि जब तुम्हारा आउटपुट देता है तो आउटपुट के नीचे भी देता है ना, प्रोग्राम रिटर्न इन इतना सेकेंड, प्रोग्राम रिटर्न इन इतना, या प्रोग्राम कंप्लीटेड इन इतना सेकेंड। वो क्या कर रहा है, वो जस्ट तुमको टाइम बता रहा है। क्यों? ताकि आप क्या करें, हम लोग उतना इनिशियल ध्यान नहीं देते, लेकिन वो टाइम बता रहा है कि आपका एल्गोरिथम क्या है, आपका एल्गोरिथम का ये समय है। और वो टाइम अथी नहीं रहता, एवरेज टाइम रहता है, वो एवरेज टाइम रहता है, फिक्स टाइम नहीं रहता है। तो वो ये सब डालने पड़ेंगे हम लोग, अभी उतना मत जाओ। अभी हमको जस्ट पढ़ना है कि एल्गोरिथम पढ़ना है, अभी एल्गोरिथम का हमको एनालिसिस नहीं जानना है। एनालिसिस हम लोग डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम होता है वो, क्योंकि पहले हमको एल्गोरिथम लिखना आ तो जाए, एल्गोरिथम लिखना आ तो जाए तब ना हम उसका एनालिसिस करेंगे कि एक अच्छा एल्गोरिथम को कैसे हम लिख सकते हैं। पहले हमको तो एल्गोरिथम ही नहीं आता, लेकिन तो वो एल्गोरिथम लिखना हम लोग सीखते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। और जब डाटा स्ट्रक्चर में हम एल्गोरिथम लिखना सीख लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग का सब्जेक्ट है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये था जो अब कह रहा है कि एल्गोरिथम, प्रत्येक एल्गोरिथम का क्या होता है, कुछ कुछ ये होता है कि कुछ कुछ कंडीशन होता है, जिस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी वो एल्गोरिथम, कोई भी क्या है, कोई भी स्टेप का एल्गोरिथम है।
हम पढ़े थे कि एल्गोरिथम एक स्टेप है, तुमको नंबर ऑफ, तब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कुछ भी लिख दे तो वो एल्गोरिथम बन जाएगा। हम पढ़े कि एल्गोरिथम क्या है कि नंबर ऑफ स्टेप्स है प्रॉब्लम, हम कुछ भी लिख देंगे तो नहीं ना होगा। इसलिए हर एक एल्गोरिथम में क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट होता है। क्या स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। प्रत्येक पद्धति में क्या होगा, प्रत्येक एल्गोरिथम में तुमको ये डिस्क्रिप्शन होगा कि क्या कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर करना है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई का देखें, इसमें डिस्क्राइब किया गया है ना कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो यही कहना है कि उस एल्गोरिथम में क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन होगा कि कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर का, कि आपको कंप्यूटर को में कौन सा ये करवाना है, प्रोसीड्यूर करवाना है, कौन सा ऑपरेशन करवाना है, प्लस मल्टीप्लाई करवाना है कि डिवाइड करना है कि क्या करना है, कि वो सब उसमें रहना चाहिए। फिर पी कंडीशन, द कंडीशन ऑफ इनपुट, इनपुट पे क्या कंडीशन होगा। तो जैसे हम यहाँ बोले कि इनपुट पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू को, वो वैल्यू को स्टोर कर रहा है एक्स और वाई में। तो यही कह रहा है कि इनपुट जब होगा तो उस समय क्या कंडीशन होगा वो। फिर बॉडी ऑफ द एल्गोरिथम में क्या, सीक्वेंस ऑफ क्लियर एंड अनएम्बिगियस इंस्ट्रक्शन। अब एल्गोरिथम के बॉडी में क्या होगा, तुम्हारा क्लियर और अनएम्बिगियस मतलब कोई भी वैसा उलझाने वाला नहीं। आपका एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़े तो वो समझ जाए। और पोस्ट कंडीशन और आउटपुट, जैसे यहाँ कंडीशन क्या है, आउटपुट जब हो जाए तो उसको आप क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए। पहले था क्या, इनपुट जब हो तो आप उसको क्या करिए, एक्स और वाई में स्टोर कर दीजिए, और आउटपुट क्या था कि जब आउटपुट आ जाए तब आप उसको प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या है, किसी भी एल्गोरिथम में 4 पार्ट होगा। पहला क्या है, स्पेसिफिकेशन करने का मतलब कि उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि कौन सा कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर को लिया जाए, कौन सा प्रोसीड्यूर को फॉलो किया जाए। प्री कंडीशन की इनपुट जो हम ले तो कौन सा कंडीशन हो, इनपुट लेने पे कौन सा कंडीशन को फुलफिल करे। फिर उसका बॉडी ऑफ एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम स्टेप बताए कि अच्छा जब इनपुट ले लिया गया तब अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सा स्टेप लगाना पड़ेगा, कौन कौन सा वर्क करना पड़ेगा, लॉजिक हमको देना पड़ेगा। और जब सारा कुछ करके आपको आउटपुट हो गया तो आउटपुट में कौन सा, आउटपुट का कंडीशन हमको बताना पड़ेगा कि आउटपुट होने पे कौन सा आपको कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। जैसे यहाँ आउटपुट होने पे क्या करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब क्या कह रहा है, किसी भी एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसी भी एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये था कि एल्गोरिथम का क्या था, पहले था कि एल्गोरिथम क्या था, फिर एल्गोरिथम का कैटेगरीज क्या है, फिर वो देखे थे कि परफॉर्मेंस। अभी हम जस्ट उतना डीप में नहीं गए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। अभी हम सिर्फ इतना जाने कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या करते हैं, हम ये नापते हैं कि एक कोई भी प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं अपने एल्गोरिथम की हेल्प से, उसको रन होने में कितना समय लग रहा है, उसको कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में हम कह रहे हैं कि हम अपने एल्गोरिथम की हेल्प से जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो प्रोग्राम रन करने के दौरान में मेमोरी का कितना स्पेस ले रहा है, स्पेस कितना ले रहा है। अब वो कहा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज रिक्वायर्ड इन सिचुएशन वेयर लिमिटेड मेमोरी इज अवेलेबल एंड फॉर मल्टी यूजर सिस्टम। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जो आवश्यकता कब पड़ती है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की आवश्यकता पड़ती है कब, जब मेरे पास मेमोरी लिमिटेड हो या कोई एक सिस्टम है जो बहुत ज्यादा यूजर यूज कर रहा है और हर यूजर का अपना खुद का स्पेस हो। जैसे मान लो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 1 GB का 1 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उससे लेकिन उस सिस्टम को क्या कर रहा है, 20 यूजर यूज कर रहा है, और 20 यूजर में बांट दिया गया कि आप प्रत्येक यूजर का 50 GB का स्पेस है, 50 GB का स्पेस है। तो वहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मायने रखेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, उस 50 GB में ही ज्यादा से ज्यादा अपना वर्क निकालवाना है। तो वहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मायने। फिर बोला कि एक एल्गोरिथम का क्या होता है, आप कोई भी स्टेप को हम ऐसे ले ले तो वो एल्गोरिथम नहीं बन जाता है, उस एल्गोरिथम में कुछ होना चाहिए। क्या स्पेसिफिकेशन है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर, फिर इनपुट पे कौन सा कंडीशन को फुलफिल करे, फिर उसके अंदर कुछ सीक्वेंस हमको बताया कि कौन कौन सा है, और आउटपुट पे क्या सही जो है। अब लास्ट है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा एक एल्गोरिथम का। एन एल्गोरिथम मस्ट फॉलो द बिलो कैरेक्टरिस्टिक। अब कोई भी एल्गोरिथम नीचे मेंशन कैरेक्टरिस्टिक को अवश्य फॉलो करना चाहिए। इनपुट, एन एल्गोरिथम मस्ट हैव जीरो और वेल डिफाइंड इनपुट, कि कोई भी एल्गोरिथम के पास या तो जीरो और नहीं तो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब रियल नंबर में। अब कोई तुम 1.5 बता दिए तो 1.5 इनपुट तो नहीं लेगा, वो तो या तो 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, मतलब कंप्लीट होगा। अब 1.5 तुम बता रहे हो, 1.67 बता रहे हो,
तो 1.67 इनपुट का मतलब क्या होगा? ठीक है, हमको पता है 1 इनपुट का मतलब पता है, तो वही कह रहा है कि एक एल्गोरिथम के पास कम या तो 0 और नहीं तो वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए। फिर आउटपुट है कि ए एल्गोरिथम मस्ट हैव वन और वेल डिफाइंड आउटपुट एंड शुड मैच द डिजायर्ड आउटपुट। उसके बाद क्या कर रहा है, एक एल्गोरिथम के पास कम से कम एक इनपुट के केस में था कि या तो 0 और या तो वेल डिफाइंड। आउटपुट के केस में है कि एक या तो वेल डिफाइंड, यानी एक आउटपुट कम से कम होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए। और आउटपुट क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो डिजायर्ड आउटपुट है उसका मैच करना चाहिए। अब मान लो हम लोग एक प्रोग्राम एल्गोरिथम लिखे, वो एल्गोरिथम हम लोग लिख रहे हैं मल्टी सम का। अब वो कि 2 नंबर को जोड़ना है, तो 2 नंबर को, और उस एल्गोरिथम के हेल्प से हम 5 और 7 को जोड़े, हमको पता है 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। लेकिन वो मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, 5 और 7 को जोड़ रहे हैं तो वो दे रहा है -2 दे रहा है, तो मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है। इसका मतलब मेरा क्या एल्गोरिथम गलत है। इसीलिए कह रहा है कि एक एल्गोरिथम के पास कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए, या एक या वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए, और आउटपुट क्या होना चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट से मैच करना चाहिए। फिर फिजिबिलिटी, एन एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप। अब उसके बाद क्या है, फिजिबिलिटी है कि कोई भी एल्गोरिथम एक फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप में टर्मिनेट करना चाहिए। ये नहीं कि अब हम एल्गोरिथम लिखे तो पता चला कि 4 पेज में हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, जैसे इसमें क्या है 6-7 स्टेप में खत्म हो गया, 6-7-10। अब ये नहीं ना कि हजार स्टेप और 10,000 स्टेप में हम एल्गोरिथम लिखेंगे, तो फिर मेरा मायने क्या रहा वो एल्गोरिथम लिखने का। अगर 10,000 स्टेप, 10,000 लाइन का मेरा कोड है, मेरा कोड जो हम लिखेंगे मान लो उस प्रोग्राम का वो 10,000 लाइन का है, और हम एल्गोरिथम भी 10,000 लाइन का लिख रहे हैं, तो मेरा फिर मायने क्या रहा एल्गोरिथम लिखने का। तो इसलिए कह रहा है कि एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होना चाहिए। तो यही होता है। अब ये कब होगा, इनिशियल होगा हमारे साथ दिक्कत, जब हम एल्गोरिथम लिखने जाएंगे तो इनिशियल हमारे साथ दिक्कत होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा लिखेंगे, 20-25 नहीं जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि हम ये दो स्टेप जो लिखे हुए हैं, इस 2 स्टेप को एक में मर्ज कर सकते हैं। फिर ये जो 4 स्टेप लिखे हुए, इस 4 स्टेप को मर्ज करके एक बना सकते हैं। हम लोग इनिशियल लिखेंगे तो क्या होगा, तोड़ के लिखेंगे। इंग्लिश हम लोग लिखते थे तो पहले देखते थे कितना ये लिखते थे, तोड़ के लिखते थे इंग्लिश। अब जब हम लोग को इंग्लिश लिखना आ गया हुआ है तो हम लोग अच्छा से इंग्लिश लिखते हैं, 4 लाइन में ही लिखते हैं, लेकिन अच्छा लिखते हैं कि कोई समझ ले। तो वही होता है कि हम ये कर रहे हैं कि एल्गोरिथम। फिर इंडिपेंडेंट, एन एल्गोरिथम मस्ट हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। अब कह रहा है कोई भी एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस स्टेप के बाद क्या करना है आपको, इस स्टेप के बाद अगले स्टेप में क्या करना है, ये होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ कहीं पे भी तुम अगर मान लो हम इसको सी को लेके चलते हैं, कहीं भी तुम देख रहे हो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ तो लिख सकता था printf z, लेकिन printf z लिखता था क्या होता, वो सिर्फ सी में काम करता, दूसरे में काम नहीं करता। तो यही कह रहा है कि एल्गोरिथम जो है, एक एल्गोरिथम जो लिखा जाता है वो ये आपको कॉमन लिखा जाता है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ध्यान में रख के नहीं लिखा जाता है। एक एल्गोरिथम हमेशा इंडिपेंडेंटली लिखा जाता है। इसलिए न कहा जाता है कि आप एल्गोरिथम लिखना सीखिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी सीखिए, कंपनी का प्लेसमेंट के लिए कहा जाता है, ये कोडिंग इंटरव्यू जो हम लोग टेक्निकल इंटरव्यू, उसके लिए कहा जाता है इस एल्गोरिथम पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रखिए। सिर्फ एक आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टोर को आप पूरा उस पर मास्टर रखिए। मास्टर यानी अच्छा से आप हर एक प्रोग्राम उसमें लिखना जानिए, ताकि क्या हो, आपको कल बोले वहां पे तो आप क्या करिए, एल्गोरिथम तैयार करके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दीजिए। हम लोग लगता है कि आप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए, C++, जावा, पाइथन, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम कोई दे, आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको आप लिख सके। बाकी उसके बाद सारा आपको एल्गोरिथम का कमाल है। एल्गोरिथम लिखिए और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखिए। यही कह रहा है कि हमारा एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन का होना चाहिए और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब अभी देखे थे अनएम्बिजियस, तो एन एल्गोरिथम मस्ट बी अनएम्बिजियस एंड क्लियर। एक एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, अनएम्बिजियस और क्लियर, मतलब ईच ऑफ देयर स्टेप एंड इनपुट मस्ट बी क्लियर एंड लेड टू ओनली वन मीनिंग। अनएम्बिजियस करने का मतलब उसका प्रत्येक स्पेस या इनपुट और आउटपुट क्लियर होना चाहिए कि उसमें क्या स्टेप है, उसके बाद उसका क्या इनपुट है क्या आउटपुट है वो क्लियर होना चाहिए
और प्रत्येक स्टेप केवल एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करे। ये नहीं कि हम कोई एक ऐसा स्टेप लिख दिए जो डबल मीनिंग दे। डबल मीनिंग दे तो यूजर जो हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा, या जो मेरा एल्गोरिथम देखेगा हमको पता है कि यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, लेकिन जो मेरा चीज वो देखेगा वो कंफ्यूज कर जाएगा कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है। इसलिए है क्या कह रहा है कि हमारा जो एल्गोरिथम होना चाहिए वो अनएम्बिजियस और क्लियर होना चाहिए। उसमें प्रत्येक स्टेप और इनपुट और आउटपुट जो भी हो वो क्लियर होना चाहिए और सारा एक मीनिंग को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्लियर है? हेलो? यस सर। देखो जहां भी डाउट हो पूछो, बहुत यस सर। है इसलिए बहुत क्यों भी है जी, सब प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। हम आगे बढ़े। हेलो? यस सर। ये यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद हम लोग होगा तो छोड़ देंगे। पॉइंटर और स्ट्रक्चर आज नहीं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस देख लेते हैं क्या। तो इन मैथमेटिक, अब एल्गोरिथम के केस में आता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। अब ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है क्या, हम अभी देखें कि एल्गोरिथम तो क्लियर है सभी को। एल्गोरिथम में किसी को डाउट? नो सर। नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है क्या। तो कह रहा है इन मैथमेटिकल एनालिसिस एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मेथड ऑफ डिफाइनिंग द मैथमेटिकल बाउंड्री ऑफ इट्स रन टाइम परफॉर्मेंस। अब एक मैथमेटिकल एनालिसिस के केस में किसी भी एल्गोरिथम का एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एक मेथड है जो ये बताता है कि रन टाइम के दौरान वो किस मैथमेटिकल बाउंड्री को फॉलो करेगा, बाउंडेशन को, मैथमेटिकल बाउंडेशन को फॉलो करेगा। हम लोग अतीत में पढ़े थे, लिमिट पढ़े होगा, लिमिट तो पढ़े थे सभी को, पढ़े हो। तो लिमिट में हम लोग क्या करते थे, एक बाउंड्री को लेके चलते थे, कुछ एक लोअर लिमिट था, कुछ एक अपर लिमिट था। जो हम लोग लिमिटेड जब पढ़ते थे तो एक कुछ लोअर लिमिट था, एक अपर लिमिट को लेके चलते थे, तो एक बाउंड्री के बीच में हम लोग वर्क करके चलते थे। तो वैसे ही कह रहा है कि मैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किसी एल्गोरिथम का क्या है, एक मेथड है जो डिफाइन करता है कि ये रन टाइम के दौरान ये किस मैथमेटिकल बाउंडेशन को फॉलो करेगा। यूजिंग एन एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वी कैन इजीली कंक्लूड अबाउट द एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ एल्गोरिथम। अब जब एल्गोरिथम के एनालिसिस का बात आता है, किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस का बात आता है, तो वहां हम तीन केस देखते हैं। ये कॉमन देखे होंगे, एवरेज केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। जब किसी भी एल्गोरिथम को एनालिसिस करने का बात आता है तो वहां पे तीन बात आता है, एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस। अब ये तीन क्या है हम लोग आगे देखेंगे। इट इज यूज्ड टू मैथमेटिकली कैलकुलेट द रनिंग टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इनसाइड एन एल्गोरिथम। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम के अंदर, किसी भी एल्गोरिथम के अंदर जो कोई एक ऑपरेशन है उसका क्या रनिंग टाइम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का हेल्प के मदद से हम लोग किसी भी एल्गोरिथम के अंदर जो कोई एक ऑपरेशन हो रहा है उसका रनिंग टाइम क्या है उसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, रनिंग टाइम ऑफ वन ऑपरेशन इज xn and running time of another operation is fn squared. It refers to running time will increase it linearly with increase in and for first operation, and running time will increase exponentially for second operation. तो जैसे कहा कि यहाँ मान लो एक ऑपरेशन है, उसका रनिंग टाइम है xn। अभी xn हम जस्ट जान लो, आगे देखेंगे कि ये xn क्या है। ये एक्शन क्या है अभी जस्ट जान लो कि एक कोई ऑपरेशन है उसका रनिंग टाइम है xn, और एक कोई दूसरा ऑपरेशन है उसका रनिंग टाइम है fn स्क्वायर्ड है, सॉरी n2 नहीं है, fn स्क्वायर्ड। एक ऑपरेशन है उसका रनिंग टाइम है xn कुछ है, और एक दूसरा ऑपरेशन है उसका रनिंग टाइम fn स्क्वायर्ड है। तो ये कह रहा है यहाँ, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो पहला ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन का जैसे जैसे हम इनपुट का नंबर बढ़ाएंगे वैसे उसका रनिंग टाइम n के मात्रा में इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जैसे मान लो एक है, एक इनपुट हम देते हैं x का पावर 1, 2 दिए x का पावर 2, 3x ब्रैकेट 3, 4x 4, मतलब जैसे जैसे हम लोग इनपुट बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे ही बढ़ते जा रहा है। n का नंबर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा टाइम बढ़ते जा रहा है। और दूसरा केस में क्या हो रहा है कि हम जैसे जैसे n का नंबर बढ़ा रहे हैं
वैसे वैसे मेरा ऑपरेशन का रन टाइम दुगने से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली पढ़े तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम n का नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरे ऑपरेशन का रन टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है कि पावर 2, अगर 1 बढ़ा है 1 दिए तो 1 का पावर 2 1, 2 दिए तो 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 अब 4 सेकंड लग रहा है। मान लो इनिशियली इसको 1 सेकंड लग रहा था, अगर उसमें हम 2 दे दिए n का तो 2 का पावर 2 अब उसको 4 सेकंड लग रहा है। 3 दिए 3 के पावर 2 अब उसको 9 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रन टाइम उस प्रोग्राम का एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सिमिलरली द रनिंग टाइम ऑफ बोथ ऑपरेशन विल बी सेम इफ n इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल। अब एक कहा कि अगर ये है, ये सब थोड़ा डीप का बात है, अभी उतना समझ नहीं आएगा। डीप का है कि अगर मान लो कि n का वैल्यू अगर सिग्निफिकेंटली स्मॉल हो जाए तो दोनों का रनिंग टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये अगर n का वैल्यू हम सिग्निफिकेंटली अधिक स्मॉल कर दे तो दोनों का क्या हो जाएगा, रनिंग टाइम इस n का, इस ऑपरेशन का और इस ऑपरेशन का रनिंग टाइम सेम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये थोड़ा सा इसको रिलेट करना कहां से तुम लोग, लिमिट से, थोड़ा सा लिमिट से यस सर। करके चलना तब इजी होगा। तो लिमिट में कैसे हम लोग पढ़ रहे थे, जो तुम लोग पढ़े, तो क्या हो रहा था कि जैसे 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 हम लोग देखे तो वहां भी अगर लिमिट का वैल्यू हम बहुत स्मॉल कर देते हैं तो क्या करता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे हुआ कि अगर n का वैल्यू हम बहुत स्मॉल कर दे तो हम इस स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा n के। अगर n का वैल्यू हम बहुत छोटा कर देते हैं तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट उसके n के होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है और हम 0.1 का स्क्वायर करें तो 0.01, तो वो क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट में आ जाएगा। अब कह रहा है यूजिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम कम्स अंडर 3 कि कोई भी एल्गोरिथम के द्वारा जो टाइम रिक्वायर्ड किया जाता है वो 3 कैटेगरी के अंदर आता है। वर्स्ट केस, इट डिफाइन द इनपुट फॉर व्हिच एल्गोरिथम टेक द ह्यूज टाइम। अब वर्स्ट केस क्या है, नाम से पता चल रहा है कि वो केस जिस केस में मेरा एल्गोरिथम ना मैक्सिमम टाइम ले। मेरा वर्स्ट केस वो केस होता है या वो इनपुट होता है जिस इनपुट के लिए मेरा एल्गोरिथम क्या करे, मैक्सिमम टाइम ले। नाम से वर्स्ट पर कि हम एल्गोरिथम का टाइम हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्स्ट केस कहने का मतलब हुआ कि वो केस जिस केस में क्या करे, या वो इनपुट जिस इनपुट के लिए मेरा एल्गोरिथम मैक्सिमम टाइम। एवरेज केस हुआ कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो एवरेज टाइम ले। फिर बेस्ट केस हुआ कि बेस्ट केस की जो लोएस्ट टाइम ले, मेरा जिस इनपुट के लिए मेरा एल्गोरिथम लोएस्ट टाइम ले वो इनपुट क्या होगा, या वो केस क्या होगा, मेरे एल्गोरिथम के लिए बेस्ट केस होगा। जिस केस के लिए मेरा एल्गोरिथम एवरेज टाइम ले या जिस इनपुट के लिए मेरा एल्गोरिथम एवरेज टाइम ले वो एवरेज केस होगा। और जिस एल्गोरिथम के लिए मेरा जिस इनपुट या जिस के लिए जिस इनपुट के लिए मेरा एल्गोरिथम मैक्सिमम टाइम या ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम ले उसको वर्स्ट केस कहेंगे। ठीक है, हेलो यस सर। अब जैसे इसको इस 3 को हम लोग समझ सकते हैं इसके एग्जांपल से कि मान लो हमको एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं कि हमको है ना एक एल्गोरिथम लिखना है कि हमको सर्च करना है। सर्च करने का है कि आपको क्या करना है, एक एल्गोरिथम लिखिए जिसके हेल्प से आप है ना एरे में सर्च करें। अब एरे में सर्च करें तो वो एल्गोरिथम हम लिख ले, उस एल्गोरिथम के लिए बेस्ट केस क्या होगा, उस एल्गोरिथम के बेस्ट केस क्या होगा कि जो हम एलिमेंट को सर्च करने जाए वो एलिमेंट उसके फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए, एलिमेंट के 0th पोजीशन पे ही मिल जाए। उस एल्गोरिथम मेरे एल्गोरिथम के लिए उस केस में बेस्ट केस क्या हो जाएगा कि मेरा जो हम सर्च करना है हमको जो वो 0 पोजीशन पे मिल जाए। तो क्या होगा, जैसे ही हम प्रोग्राम रन करेंगे वैसे ही आउटपुट मिल जाएगा, तो तुरंत ही आउटपुट हो गया। तो हो गया। एवरेज केस क्या होगा, एवरेज केस होगा कि मान लो ठीक है कि जब किसी भी केस में मेरा प्रोग्राम, और वर्स्ट केस क्या होगा कि जो सबसे एंड में जाके मिले। वर्स्ट केस क्या होगा कि अगर मान लो हम 10 एलिमेंट का साइज ले रहे हैं, अगर 10 हम वर्स्ट केस क्या होगा कि मेरा मान लो अगर 10 एलिमेंट का हम अगर एक एरे ले रहे हैं और हमको जो एलिमेंट सर्च करना है वो एलिमेंट 10वें पोजीशन पे मिले, वो एलिमेंट 10वें पोजीशन पे मिले तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, मैक्सिमम टाइम तक रन करेगा। मैक्सिमम टाइम तक रन करेगा तो वो मेरे एल्गोरिथम के लिए वर्स्ट केस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर।
अब देखो ये क्या होता है, अब जो भी ये चीज है इसको डिनोट कर लेके जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हम करते हैं, इस एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को डिनोट करने के लिए हम लोग नोटेशंस का कुछ हेल्प लेते हैं। हम लोग पहले भी नोटेशंस देखे थे कि कोई नोटेशंस था, तो ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशंस होते हैं। कौन सा? तो द कॉमनली यूज्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम गिवन बिलो। अब ये 3 नोटेशन होता है, जिस नोटेशन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम का रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम याद करते हैं। कौन? बिग OH नोटेशन, फिर ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। ये 3 जस्ट एक नोटेशन है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम का रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम याद करते हैं। कौन कौन सा है देखो, बिग OH नोटेशन क्या है, हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, ये समझोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर बिग OH नोटेशन क्या है? इट इज फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड्री ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम। ये क्या है, एक फॉर्मल वे है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम को किसी भी एल्गोरिथम के रनिंग टाइम का अपर बाउंड्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं। बिग OH नोटेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, बिग OH एक तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी एल्गोरिथम के रनिंग टाइम का अपर बाउंड्री, जो मैक्सिमम उसका है लिमिट है, उस मैक्सिमम लिमिट को करते हैं यहाँ वो, यानी वर्स्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस बिग OH नोटेशन के। इट मेजर द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्लीट द। अभी बताए थे कि बिग OH नोटेशन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अपने एल्गोरिथम का वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्स्ट केस करने का मतलब जो उस एल्गोरिथम को रन करने में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो लगेगा उसको कंप्लीट होने में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट होता है? इट इज डिपेंड। अब ये जैसे एक ग्राफ है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ fn and gn are two फंक्शन डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर। अब बोले थे ना यहाँ अगर तुम इसको लिमिट से लेके चलोगे तो इजी समझो कि अगर fn और gn दो फंक्शन है, fn और gn दो फंक्शन है जो किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, then fn is o g n g का पावर n as fn is big OH of gn। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर fn और gn दो फंक्शन है, fn कम समय ले रहा है लेकिन gn क्या ले रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, fn कम समय ले रहा है, देखो यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया और gn अभी इसके ऊपर गया हुआ है, gn का ग्राफ इसके ऊपर गया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि हम अगर gn को ले लेते fn, gn को ही लेके हम fn को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then fn is o of gn, o of gn। तो ये gn then fn is o of gn as fn is big OH of gn or fn is on the order of gn if there exists constancy and no such that fn is less than cgn for all and greater than n। This implies that fn does not grow faster than gn or gn is upper boundary of fn। यानी यहाँ क्या कहा कि क्यों fn को हम लिख रहे हैं o of gn, क्योंकि क्या fn जब भी बढ़ेगा तो gn से छोटा ही रहेगा। fn कितना भी बढ़ेगा तो gn देख लो, क्योंकि एक्सपोनेंशियली एक बार ग्राफ उठना है, ये जब भी fn कितना भी बढ़ जाएगा हमेशा gn से छोटा ही रहेगा। तो इसलिए fn का जो ग्रोइंग रेट है वो ग्रोइंग रेट हमेशा gn फंक्शन के ग्रोइंग रेट से कम रहेगा। क्लियर है? यस सर। अब यस सर। तो ये था पहला जो मेरा पहला क्या था, वो बिग OH नोटेशन था जो किसी भी एल्गोरिथम के वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब अगला आता है ओमेगा नोटेशन। ये क्या करता है, हमारे बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा नोटेशन हमारे एल्गोरिथम के बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। देखो इट इज फॉर्मल वे टू रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड्री ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम। ये एक फॉर्मल वे है किसी भी एल्गोरिथम का लोएस्ट बाउंड को रिप्रेजेंट करना। वो क्या था, एक फॉर्मल वे था। बिग OH नोटेशन एक फॉर्मल वे था किसी भी एल्गोरिथम के रनिंग टाइम के हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट बाउंड को रिप्रेजेंट करने का, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करना, और ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट। इट मेजर्स द बेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम कैन पॉसिबली टेक और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या मेजर करता है, वो क्या मेजर कर रहा था बिग OH नोटेशन, वो मेजर कर रहा था मेरे एल्गोरिथम का वर्स्ट केस। वर्स्ट करते रहने का मतलब मेरा एल्गोरिथम जिस केस में
मैक्सिमम टाइम ले कंप्लीट होने में मेरा, और ये क्या कर रहा है मेजर, ये मेरा बेस्ट केस को मेजर कर रहा है, यानी वो केस जिस केस में मेरा एल्गोरिथम लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ले कंप्लीट होने में, मेरा एल्गोरिथम लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ले प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। If we required that an algorithm take at least certain amount of time without using an upper bound, we use big omega notation. अब कह रहा है कि अगर हमको रिक्वायर पड़ा कि हमको एक एल्गोरिथम के लिए रिक्वायर पड़ा कि हम बिना अपर बाउंड का यूज किए हम लिस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में हम अगर एक एल्गोरिथम को डिफाइन कर सकते हैं बिना अपर बाउंड का यूज किए, तो हम बिग OH नोटेशन को बिग ओमेगा नोटेशन को लेते हैं। That is later. It is used to bond the growth of running time for large input size. अब इसका यूज करके हम लार्ज इनपुट साइज के लिए लार्ज इनपुट साइज के लिए जो ग्रोथ है हमारे फंक्शन का जो ग्रोथ है उसको बॉन्ड करते हैं। If running time is omega of fn, then for larger value of n, the running time is at least k const fn for a constant k. It is represented at ये। अब क्या है कि अगर कह रहा है कि मान लो कोई एक एल्गोरिथम है उसका रनिंग टाइम क्या है ओमेगा ऑफ fn, तो एक n के लार्जर वैल्यू के लिए उसका रनिंग टाइम क्या हो जाएगा, एटलीस्ट क्या होगा k इंटू fn, k इंटू f, जहाँ k क्या होगा कोई कांस्टेंट होगा, यानी k से जितना मल्टीप्लाई करते जाओ उतना थी, यानी k अगर 1 देते हैं तो 1 इंटू fn होगा, 2 दिए 2 इंटू fn, यानी अब दुगना हो गया, 3 दिए 3 इंटू fn। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट बता रहा है क्या, ओमेगा नोटेशन तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है उसके लोअर बाउंड को। ये मेजर क्या कर रहा है तुम्हारे एल्गोरिथम का बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी वो टाइम वो केस जिस केस में मेरा एल्गोरिथम कम से कम समय ले कंप्लीट होने में, और वो केस क्या होगा, तो हम एक एग्जांपल दिए थे कि एरे के केस में वो केस कब होगा कि हम मान लो सर्च करना स्टार्ट किए और हमको अपना सर्चिंग एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए, तो वो मेरे सर्चिंग के लिए बेस्ट केस होगा। तीसरा आता है कि थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन अब क्या है, तो थीटा नोटेशन इट इज फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस बोथ द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम रनिंग टाइम। अब थीटा नोटेशन क्या है, ये एक फॉर्मल तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपर बाउंड को भी लोअर बाउंड को। बिग OH नोटेशन क्या था, एक तरीका था जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ अपर बाउंड को एल्गोरिथम के अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बिग ओमेगा नोटेशन क्या था, ओमेगा नोटेशन क्या था जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, किसी एल्गोरिथम के लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे या किसी एल्गोरिथम के बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब एक तीसरा थीटा नोटेशन है, इस नोटेशन के हेल्प से हम बोले कि हम लोग दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक टाइप से कह सकते हो इसके हेल्प से हम लोग एवरेज केस को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा नोटेशन के हेल्प से हम लोग किसी भी एल्गोरिथम के एवरेज केस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कह रहा है कंसीडर द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इज थीटा एन। मान लो एक कोई एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है थीटा एन, इफ एट वंस एन गेट द लार्जर द रनिंग टाइम इज एट मोस्ट k2 स्क्वायर माइनस n एंड एट लीस्ट k। एक एल्गोरिथम है उसका रनिंग टाइम है कुछ थीटा एन है, तो अब बोला कि जैसे मान लो अगर एक समय के लिए हम मानते हैं कि n का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाए, लार्ज एनएफ हो जाए, तो लार्ज एनफ तो उस समय क्या होगा, एट मोस्ट k स्क्वायर माइनस n हो जाए, और एट लीस्ट हम लोग मतलब माने कि एक केस दो केस मान के चले कि एक केस में क्या हो, एक केस में है क्या कि मेरा का वैल्यू n का वैल्यू k स्क्वायर माइनस n है, और दूसरे केस में n का वैल्यू k1 है, तो और जहां पे k1 और k2 क्या है, दो कांस्टेंट है, k2 माइनस n है और k1 क्वेश्चन मार्क n है, जहां पे k1 और k2 क्या है, दो कांस्टेंट है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, तो जब k1 है तो ये ग्राफ देखो लीनियरली जा रहा है, k2 है तो ये ग्राफ लीनियरली ऐसे उठा, तो क्या हो रहा है, एक लीनियर ग्राफ प्लॉट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो रहा है, और इसके बीच में मेरा क्या रहा है, इस दोनों के बीच में मेरा रनिंग टाइम। हम क्या किए थीटा नोटेशन में हम लोग दो बाउंड्री को ले लिए, एक लोअर बाउंड्री कुछ ले लिए, एक अपर बाउंड्री कुछ डिनोट कर लिए, और उस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मेरा अवधि रन कर रहा है। हम लोग क्या कि किसी एल्गोरिथम का थीटा नोटेशन के हेल्प से हम दो अवधि फाइंड कर लिए, एक की उसको लिस्ट समय अभी बताए थे कि ये एवरेज केस के लिए कि हम लोग क्या कर लिए, उस अवधि के थीटा नोटेशन के अंदर हम लोग उसका ये फाइंड कर लिए कि उसका बेस्ट केस क्या है, और उसका अवधि ये क्या एवरेज बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है,
यानी बेस्ट केस का मतलब उसको लिस्ट समय कितना लग रहा है एल्गोरिथम को रन करने में और मैक्सिमम समय कितना लग रहा है। तो अब हम जब हमको दोनों पता है कि मैक्सिमम समय कितना लग रहा है और लिस्ट समय कितना लग रहा है, तो हम बताए कि मेरा एल्गोरिथम क्या होगा, मेरा ये एल्गोरिथम किसी भी कंडीशन में इसी दोनों के बीच में रहेगा। मेरा एल्गोरिथम चाहे तुम कोई भी इनपुट दे दो, चाहे कुछ भी केस ले आओ, मेरा एल्गोरिथम हमेशा क्या होगा, इस दोनों अथी के ही बीच में रन करेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो ये तो उस कंडीशन को, वो कंडीशन कौन सा होगा, वो कंडीशन को हम मान के चलेंगे कि एवरेज का केस है, कि वो केस मेरा एवरेज टाइम में सही होगा। तो हमेशा हम लोग ये एवरेज ही मान के चलते हैं, हम लोग हमेशा एवरेज मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक किसी भी एल्गोरिथम का ये जो होता है ना, तो भी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस हम लोग तो देखे टाइम और स्पेस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे पे, इनपुट पे डिपेंड करता है, कंपाइलर पे डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए है ना, हम कभी भी किसी भी एल्गोरिथम का ये नहीं मानते हैं कि ये एल्गोरिथम 10 सेकंड में रन ही कर जाएगा, ये एल्गोरिथम 10 सेकंड में ही रन कर जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये एल्गोरिथम मिनिमम 5 सेकंड में रन करेगा और मैक्सिमम क्या करेगा, 20 सेकंड में रन करेगा, और उसके बाद बोल देते हैं कि हम लोग इसी दोनों के बीच में रन करेगा। या तो 6 सेकंड हो सकता है, 7 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 15 हो सकता है, 19 हो सकता है, लेकिन मेरा फिक्स है कि ये एल्गोरिथम 21 सेकंड कभी नहीं लेगा, इतना हम लोग ज्ञात कर लेते। वो क्या करते हैं, थीटा नोटेशन। क्लियर है? यस सर। अब कुछ कॉमन एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये था जो कॉमन, जैसे एक कांस्टेंट के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, 1। एक कांस्टेंट के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन 1 है। अब ये हमको, चलो ये हम डाउट हम भी है कि ये क्वेश्चन मार्क क्या है, हम भी नहीं बताए। फिर एक लीनियर केस के लिए मेरा एक लीनियर अगर मान लो कोई रहेगा फंक्शन, ये सारा फंक्शन का बात है कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा या एक कोई कांस्टेंट एल्गोरिथम, कांस्टेंट इनपुट वाला एल्गोरिथम रहेगा, उसके लिए मेरा क्या रहेगा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन 1। अगर एक लीनियर इनपुट वाला कोई लीनियर इनपुट वाला या लीनियर एल्गोरिथम रहेगा, उसके लिए मेरा n, लॉगरिथमिक के लिए log n log n वाला कोई रहेगा तो n log n, एक्सपोनेंशियल के लिए 2 to the power n, फिर क्यूबिक है तो n क्यूब, पॉलिनोमियल है तो 1 उसके लिए, क्वाड्रेटिक है तो n स्क्वायर। ये कॉमन नोटेशन है कुछ। क्लियर है? यस सर। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि बहुत कुछ तुम लोगों को पढ़ रहा होगा, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो यहाँ तक रखते हैं। तो आज हम लोग क्या बेसिकली देखे, हम लोग देखे कि एल्गोरिथम क्या है, फिर एल्गोरिथम क्या है, फिर एल्गोरिथम का क्या क्या फीचर्स है, एक किसी भी स्टेप को एल्गोरिथम कहलाने के लिए क्या क्या फीचर्स फुलफिल करना, फिर एल्गोरिथम का क्या क्या फीचर्स है। जब एल्गोरिथम का फीचर है तो फिर एक एल्गोरिथम को नापने का हम लोग पढ़ेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे। तो उसके लिए 2 तरीका था कि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमको डिनोट करना है, तो उस डिनोशन करने के लिए हम लोग क्या किए, एक आया एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल बाउंडेशन के थ्रू, मैथमेटिकल बाउंडेशन के हेल्प से हम अपने अथी का क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम का रन टाइम परफॉर्मेंस को बता रहे हैं। अब उसके थ्रू क्या हो रहा है, 3 केस आ रहा है, एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस। एवरेज केस क्या हुआ, जो मेरा एल्गोरिथम एवरेज टाइम में जो थी टाइम ले। बेस्ट केस की मेरा एल्गोरिथम जो एक ऐसा कंडीशन हो जिस कंडीशन में कम समय में भी ले, कम से कम समय ले। वर्स्ट केस की मैक्सिमम से मैक्सिमम समय ले। तो बोला, और इस सब के हेल्प से हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के हेल्प से हम क्या करें, हम अपने एल्गोरिथम के अंदर के किसी भी ऑपरेशन का रनिंग टाइम मैथमेटिकली ज्ञात कर रहे हैं। उसके बाद अलग अलग एनालिसिस देखे थे कि बिग ओ 3 नोटेशन था, बिग ओ एच नोटेशन था, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। फिर बिग ओ एच नोटेशन में बोला कि इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम का अपर बाउंड या वर्स्ट केस को डिफाइन करते हैं, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो था ओमेगा नोटेशन से बोला किसी भी एल्गोरिथम के रनिंग टाइम का हम लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी या उसका हम बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये था। और तीसरा था कि थीटा नोटेशन था, जिसके हेल्प से हम लोग दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक टाइप से कहो तो हम एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज की वो अच्छी टाइम, जिस में हम बता दें, एक बाउंड्री बता दें कि जिस बाउंड्री के बीच में ही मेरा एल्गोरिथम किसी भी कंडीशन में रहेगा। उसके बाद कुछ कॉमन पढ़े। क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। अब तुम लोग का काम क्या रहेगा? तुम लोग का काम यही रहेगा कि तुम लोग को सबको शेयर किया हुआ है पीडीएफ पीपीटी सॉरी लिंक शेयर किया हुआ है, तो तुम लोग अब खुद से अपने पढ़ के आना। यहाँ पे हम तो बता दिए, एक बार है तुम लोग खुद से ओवरव्यू करो, ओवरव्यू करके समझने का कोशिश करना, और जहां नहीं समझ में आएगा फिर हमसे कल पूछना। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो तो आज हम यहाँ तक रखते हैं।